हमने पिछले वीडियो में 37 तक क्वेश्चन बना लिए थे। बिहार बोर्ड का हम यहाँ पर मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि फिर से यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसके सराउंडिंग भी बात कर रहे हैं, मतलब उसके आसपास की भी बातें कर रहे हैं कि ताकि इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो हमसे बन जाना चाहिए। ठीक है ना, एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन न भी आए लेकिन इसके जैसा क्वेश्चन अगर आए तो हमसे बन जाना चाहिए। ठीक, हमने 37 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 37 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें से 37 तक कर लिए थे, जिसमें से 35 नंबर का जो क्वेश्चन है वो गलत हो गया था, ये बात याद रहे। तो उसको हम फिर से कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, 35 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। टेन थीटा, ध्यान देना इधर, समझना बात को। टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, है ना, ऐसा दिया हुआ है। तो इसका मान क्या होगा ये पूछा है। होता क्या है कि त्रिकोणमिति में ऐसे अगर बहुत सारे ऐसे कुछ दिए हुए आपको त्रिकोणमिति अनुपात, कुछ गुने में, कुछ भाग में, कुछ इधर उधर ऐसे दिए हैं, कैसे भी दिए। ठीक है, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। तो फिर ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि सबको साइन और कास में बदल दो। देखिए त्रिकोणमिति अनुपात में भाई हमारे पास में क्या होता है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा। बिल्कुल मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक ही समझ लो आप इसको। कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सभी त्रिकोणमिति अनुपात को आप साइन या तो साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं या कास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये तो ऑलरेडी साइन में है, ये ऑलरेडी कास में है, या तो साइन में कन्वर्ट करो या तो कास में करो। ठीक है, देखिए भाई मैंने क्या बोला, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात है उसको साइन या कास के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये साइन और कास के रूप में ही है। टेन को अगर साइन और कास के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कास थीटा। कॉट थीटा को साइन कास में लिखना है तो कास थीटा बटे साइन थीटा, ऐसा लिखना चाहिए। सेक थीटा को 1 बाय कास थीटा और कोसेक को 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। देखिए आप अगर यहां पर देखेंगे तो सब साइन और कास में बदल गए कि नहीं, तो ऐसा बदलते आना चाहिए आपको। ये सूत्र होते हैं ना, साइन तो साइन में ही है, कास तो कास में ही है, इनको बदलना है। तो देखिए साइन, टेन को साइन और कास में बदलना है तो साइन थीटा बटे कास थीटा, एक कास थीटा बटे साइन थीटा, एक बटे कास थीटा, एक बटे साइन थीटा। देखिए टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, हमारा उद्देश्य यह है कि इसके आसपास के क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। आई बात समझ में, साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, 1 बटे कास थीटा। ऐसा करने से ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, कास थीटा, तो 1 बटे कास स्क्वायर थीटा बचा ना। तो 1 बटे कास थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, सी होगा। ठीक है ना, सी होगा। चलिए ठीक है, अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझना है। मैं आपको बता दूं कि अगला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के द्वारा हम ऐसा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि भैया प्रायिकता का क्वेश्चन कोई भी आ जाए एग्जाम में, कोई भी, ठीक है, तो हम बना ले, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन इसके अगले पेज में दिए, यहां पर क्वेश्चन दिया है। 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। 2 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या होगी। क्या बोला है यहां पर, इसको समझ लो। थोड़ा सा क्या होता है कि बच्चे उसको गणित की तरह, यार गणित है, गणित तो हमें समझ में नहीं आता, ये होता है वो होता है, इसको पहाड़ बना लेते हैं। कुछ नहीं, थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचिए। आप प्रैक्टिकली सोचिए कि भाई जो क्वेश्चन बोल रहा है यहां पर, उसमें अगर हमारे साथ में अगर ऐसी घटना होती तो हम निकाल सकते ना। 2 सिक्के हैं, आपको मालूम है कोई भी सिक्का जो होता है उस पर क्या होता है, हेड होता है या टेल होता है। कहने का मतलब एक तरफ अशोक स्तंभ बना होता है ना। अब मैं डायग्राम तो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन अशोक स्तंभ होता है और एक तरफ लिखा होता है एक
या 2 रुपये का सिक्का है तो 2 लिखा रहेगा, 3 का सिक्का है तो 3 लिखा रहेगा, 5 का सिक्का है तो 5 लिखा रहेगा। जिधर वो अशोक चक्र बना होता है ना, वो होता है हेड, और जिधर ये कितने का सिक्का है वो लिखा होता है उसको बोला जाता है टेल बोला जाता है। आई ना बात समझ में? हेड और टेल, चित और पट है ना, चित और पट भी बोला जाता है इसको। हिंदी में चित और पट बोल सकते हैं, या हेड और टेल भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोला जाता है, लेकिन नाम पॉपुलर है हेड और टेल। ठीक है। हाँ, अब मुझे एक बात बताओ कि 2 सिक्के हैं आपके पास। अब मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं कि प्रायिकता का कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाए, कोई भी, सारे बन जाए, ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। ठीक है, देखना, अगर मान लिया जाए कि आपने एक सिक्का उछाला तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। एक सिक्के को उछाला तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। तो बच्चे सोचते हैं अरे मैं बुक में देख के बताता हूँ। अरे बुक में क्यों देख के बताना है भाई, एक सिक्का लो और उसको उछाल के देखो ना, तो क्या आ सकता है, या तो हेड आ सकता है या तो फिर टेल आ सकता है। अरे दोनों में से कुछ भी तो आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा। हाँ, सिक्का अगर खड़ा हो गया, आपने फेंका और ऐसा खड़ा हो गया तो फिर कुछ नहीं आएगा, न तो हेड आएगा न तो टेल आएगा। चलिए ठीक है, एक सिक्के को अगर उछाला जाए तो, 2 सिक्के को अगर उछाला जाए तो क्या हो सकता है, 2 सिक्के को उछाला जाए तो क्या हो सकता है। तो बड़ा सिंपल सा मामला है, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है कि नहीं। दोनों सिक्कों पर पहले पर हेड और दूसरे पर टेल आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। पहले पर टेल आ सकता है और दूसरे पर हेड आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और दोनों पर टेल आ सकता है। तो काहे के लिए दिमाग लगाना है भाई इतना लंबा चौड़ा। जो हमें मालूम है 2 सिक्कों को उछाल के देखो तो यही तो आ सकता है, इसके अलावा और क्या आ सकता है। सिक्के अगर खड़े हो जाए तो बात अलग है, तो सिक्के तो खड़े होने की संभावना है बिल्कुल नगण्य मानी जाती है, भैया हेड या टेल कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो क्या 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 परिणाम आ सकते हैं। 3 सिक्के को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या परिणाम आ सकते हैं। अरे भाई, तीनों सिक्कों पर हेड आ सकता है, दोनों सिक्कों पर हेड आ सकता है और ये तीसरे पर टेल आ सकता है। ये बीच वाले पर टेल आ सकता है, बाकी हेड आएगा। पहले वाले पर टेल आ सकता है, बाकी हेड आएंगे। हो सकता है कि तीनों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि पहले दोनों पर टेल आ जाए फिर बाद में हेड आ जाए, बीच वाले पर दोनों पर टेल आ जाए और बीच वाले पर हेड आ जाए, या पहले वाले पर हेड आ जाए और बाकी टेल आ जाए। इनके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। मैं एक मंत्र बता रहा हूं आपको, मंत्र मतलब ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है ना, ट्रिक देखिए आप, जब एक सिक्के को उछाला जाता तो 2 की घात 1, परिणाम कितने आ रहे हैं। देखिए सूत्र होता है 2⁻n, 2 की घात n, कितने परिणाम आएंगे। तो n के जगह एक सिक्का उछाल रहे तो 1 रख दो, तो 2 की घात 1 मतलब कितना हो गया 2। देखिए 2 परिणाम आ गए। n के जगह 2 रख दो तो कितना हो गया 2 दूनी 4। देखिए 4 परिणाम आ गए, 1 2 3 4, 4 परिणाम आ गए। 2 की घात 3 रख दो, 3 सिक्के है तो 2 गुणित 2 भाई 2 की घात 3 मतलब क्या हो गया। अरे ये सूत्र है, n के जगह 3 सिक्के है तो 3 रख दो, ये 3 रख दिया मैंने। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कितने परिणाम हुए 8 हुए कि नहीं, बस। तो ये सूत्र होता है, तो आपको इतनी माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। और एक तरीका बताता हूं मैं, और एक तरीका बताता हूं। देखिए एक तरफ से देखते हैं हम, 3 के लिए पहले हम देखते हैं। मुझे एक बात बताओ कि कितने परिणाम आ गए 2 की घात 3। 2 की घात 3 बराबर से कितने आ गए 8 परिणाम आ गए। कितने परिणाम आए 8 परिणाम आए। ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। 8 परिणाम, अगर 3 सिक्कों को उछालेंगे तो 8 परिणाम आएंगे। 2 गुणित 2 8 परिणाम आएंगे। 8 का आधा करो, चलो 8 का आधा करो तो कितना होगा 4। 4 बार हेड लिख दो, 4 बार हेड लिख दो। देखिए ध्यान देना इधर, 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल लिख दो। 4 बार टेल लिख दो, लिख सकते हैं ऐसा, हाँ लिख सकते हैं। 4 का फिर आधा कर दो तो कितना हुआ 2। आधा आधा करते जाना है। 2 बार हेड लिख दो
2 बार टेल लिख दो, फिर 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, हो गया। फिर 2 का आधा करो तो कितना हुआ 1। देखिए, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, बन गया। देखिए 8 ही परिणाम थे और सारी संभावनाएं खत्म हो गई। बस इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, कामा लगा दो इनके बीच में। आसान काम है कि नहीं। अब देखना, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता ना, तो 2 की घात 2 मतलब कितने परिणाम आएंगे 4। 4 का आधा करो तो 2, बस 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल लिख दो, लिख दिया। 2 का आधा करो तो कितना हुआ 1। देखिए, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, बस हो गया। देखिए 4 परिणाम बन गए। फिर से एक सिक्के को उछाला जाता ना, एक सिक्के को उछाला जाता ना, तो 2 की घात 1 बराबर से कितना हो गया 2। इसका आधा करो तो कितना हुआ 1, बस 1 बार हेड लिख दो, 1 बार टेल लिख दो, बस हो गई बात खत्म। ऐसे कितने भी सिक्के रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे, आप डायरेक्ट परिणाम निकाल सकते हैं। तो देखिए ना, 2 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी है। कितने सिक्के उछाल रहे, 2 सिक्के उछाल रहे, तो कितने परिणाम हो सकते हैं इसके, 4 परिणाम हो सकते हैं। कितने परिणाम हो सकते हैं, 4 परिणाम हो सकते हैं। तो देखिए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए बी, इसका 4 परिणाम आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना, यहां पर प्रश्न देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है। क्वेश्चन बोला है कि एक पासे को फेंकने पर 6 नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को 2 प्रकार से कर सकते हैं हम, ठीक है ना। पहले तो नहीं आने की प्रायिकता बताते हैं हम, नहीं आने की प्रायिकता। मुझे एक बात बताओ कि पासे को अगर फेंका जाए, उछाला जाए, तो क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, इनमें से कोई भी अंक आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो कुल परिणाम कितने हो गए, 6 हो गए। कुल परिणाम को प्रायिकता बराबर से क्या होता है, प्रायिकता बराबर से क्या होता है, प्रायिकता बराबर से क्या होता है, कुल परिणाम नीचे लिखे जाते हैं और अनुकूल परिणाम ऊपर की ओर लिखे जाते हैं। अनुकूल मतलब 6 नहीं आने की प्रायिकता बताइए। 6 नहीं आना मतलब क्या आना, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। अरे बड़ा प्रश्न सिंपल है कि भैया 6 नहीं आ सकता तो इसके कितने परिणाम हैं, तो 5 परिणाम है। ये इनमें से कुछ भी आ सकता है, तो 5 ऊपर लिख दिया हमने। यही तो है 6 नहीं आने की प्रायिकता। अगर 6 आने की प्रायिकता बोला जाता तो 6 कितने जगह पर है, 1 जगह, तो अनुकूल परिणाम 1 हो जाएगा और बटे कुल परिणाम कितने हैं, 6। तो बड़ा सिंपल सा काम है, प्रायिकता का कोई भी प्रश्न है केवल एक ही सूत्र है इसमें, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बस इस बात को याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हम। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसको बड़ा कर रहा हूं मैं, इसको हटा दूं मैं पहले। और एक पासे को फेंकने पर 6, ये तो पुराना ही क्वेश्चन है ना, ठीक है। अपने को अभी वाला क्वेश्चन देखना है, ये वाला, ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, यदि किसी चीज की होने की प्रायिकता कितनी है, 0.07 है, तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी, P और E डैश। ध्यान देना, इधर E डैश अगर दिखता ना तो इसका मतलब होता है नहीं होने की प्रायिकता। देखिए कोई भी घटना के होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता दोनों का योगफल होता है 1, ठीक है ना। हम जब चैप्टर पढ़ा था वहाँ पर पूरा डिटेल में हमने एक एक बात समझी थी। वहाँ पर देखना सिंपल सी बात है, कोई भी घटना है, जैसे मान लिया जाए आप रेस में गए, 15 लड़के दौड़ रहे हैं एक साथ में, आपके जीतने की संभावना कितनी है, कितनी प्रायिकता है आपकी, 15 लोग दौड़ रहे हैं तो 1/15। हारने की संभावना कितनी है, हारने की संभावना कितनी है, तो 1 ऋण 1/15, 1 ऋण 1/15 मतलब 14/15। हो सकता है कि वो 14 में से कोई जीत जाए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, 1 - PE, ये सूत्र होता है। 1 में से घटा दिया जाता है प्रायिकता को, तो उसके नहीं होने की प्रायिकता पता चल जाती। 1 ऋण 0.07 और इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 है। और देखिए घटाने का तरीका मैं बताता हूँ, दशमलव वाली अगर संख्या रहे तो 1 दशमलव कुछ नहीं है, मतलब ऐसा है ना,
उसमें से क्या करना है 0.07। देखिए 1 में से इसको घटाना है, तो 1 लिख दिया मैंने। उसके बाद में कोई अंक नहीं है, तो हमने क्या किया 0 लगा दिए। दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए। अब देखिए घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 3 बच गया, हासिल आया उसको वापस, और यहाँ पर बचा 9 और उसका वापस, तो ये 0 तो क्या हो गया 0.93। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0.93 हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न बहुत ही मज़ेदार प्रश्न है, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा आप सोचिए क्या बोला है यहाँ पर, जरा सोचिए आप, प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। एक थैले में, एक थैला है ना, एक थैला है, थैले में 4 सफ़ेद गेंदें रखी है और 6 लाल गेंदें रखी है और 7 काली गेंदें रखी है थैले के अंदर, और 3 नीली गेंदें रखी है, 3 नीली गेंदें रखी है, ऐसी रखी है एक थैले के अंदर। अब थैले को क्या है मिक्स कर दिया, सारी गेंदों को मिक्स कर दिया। ऐसा नहीं कि लाल वाली एक कोने में रख दी, सफ़ेद वाली एक कोने में रख दिया, ऐसा नहीं, सबको मिक्स कर दिया। सबका साइज एक जैसा है, सब एक जैसी गेंदें हैं। सारी गेंदों को क्या कर दिया मिक्स कर दिया। चलिए मिक्स कर दिया। अब अगर आपने बिना देखे इसके अंदर हाथ डाला और एक गेंद निकाली, तो कौन सी गेंद आ सकती, कोई भी आ सकती, सफ़ेद भी आ सकती, लाल भी आ सकती, काली भी आ सकती, नीली भी आ सकती। काली के होने की संभावना ज़्यादा है, लाल की कम है, और उससे कम सफ़ेद आने की है, उससे कम नीली। क्यों? क्योंकि एक गेंद कम है, जो गेंद कम है उसकी आने की संभावना कम रहती है। तो ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत ही नहीं है। भाई कितनी गेंदें हुई टोटल, 7 और 3 10 और 10 20 गेंदें हो गई थैले के अंदर। तो कितनी संभावनाएं बन गई 20 संभावनाएं। कुल संभावनाएं कितनी है 20 संभावनाएं। इसके सफ़ेद होने की प्रायिकता बताइए। तो मैंने सूत्र क्या बताया कि केवल एक ही सूत्र है, उसी के आधार पर बनते हैं सारे प्रश्न। देखना कुल संभावनाओं को नीचे लिखा जाता, मतलब क्या क्या आ सकता, आपने हाथ डाला तो क्या क्या आ सकता है, ये 4 में से कोई आ सकती, लाल में से आ सकती, इसमें से आ सकती, इसमें से आ सकती। तो कुल 20 है, 20 में से कोई भी गेंद आ सकती है आपके हाथ में। तो कुल संभावनाएं 20 नीचे आ गई, हमेशा नीचे लिखा जाता है उसको। और कौन सी पूछी है आपसे, सफ़ेद पूछा है, तो सफ़ेद कितनी है 4, तो 4 को ऊपर लिख दो। तो 4 का 4, 4 पंचे 20, तो 1/5, 1/5 प्रायिकता होगी। मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 1/5 होगा। बस ऐसा क्वेश्चन करना है आपको। अब देखिए अगला प्रश्न, त्रिकोणमिति से संबंधित है अगला प्रश्न। क्या बोला है ध्यान से समझना। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ठीक है ना। और समकोण त्रिभुज तो आप जानते ही है कि कैसा होता है समकोण त्रिभुज। समकोण यानी कि एक कोण समकोण का होता है, यानी 90 अंश का होता है, और एक कोण थीटा होता है। थीटा के सामने वाली भुजा को बोलते हैं लंब, और 90 और थीटा के बीच की भुजा को बोला जाता है आधार, और इसको बोला जाता है कर्ण। ये बात मालूम है, हम सब जानते हैं। साइन थीटा बराबर से क्या है a/b है। साइन थीटा बराबर से क्या है a/b है। मुझे एक बात बताओ कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है ये है, कर्ण का मान कितना है b है। आई बात समझ में। अब आपसे बोला है कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कास थीटा बराबर से क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, होता कि नहीं होता है, ये सूत्र होता है, आपको मालूम होना चाहिए सूत्र। अब आप बोलेंगे कि भाई आधार मालूम ही नहीं हमें, तो फिर यहाँ पर क्या लिखूं, तो आपको पहले आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार ज्ञात करना पड़ेगा, कैसे होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। मान लिया जाए मैं ABC लिख देता हूँ इसको। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इस भुजा का की लंबाई का वर्ग और इस भुजा की लंबाई का वर्ग। देखना AB का वर्ग इस भुजा की लंबाई का वर्ग धन इस भुजा की लंबाई का वर्ग बराबर से क्या होता है AC का वर्ग। आई बात समझ में। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय। याद रखो
कभी भी समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दी है और तीसरी भुजा ज्ञात करना है तो पाइथागोरस प्रमेय ही लगाया जाता है। और होता क्या है, जो छोटी भुजाएं हैं उनका वर्गों का योगफल देखिए, और बराबर से बड़ी भुजा का वर्ग के बराबर होता है। इसका मान कितना है, ए का वर्ग, इसका मान कितना है नहीं मालूम, बीसी का वर्ग, बराबर से एसी का मान कितना है, बी का वर्ग। ये उधर जाएगा तो बीसी का वर्ग बराबर से क्या हो जाएगा, बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग। देखिए कभी भी कोई पद बाएं पक्ष से दाएं पक्ष में जाता है तो चिन्ह बदल जाता है उसका, धनात्मक है तो ऋणात्मक, ऋणात्मक है तो धनात्मक। तो बीसी बराबर से कितना हो जाएगा, वर्गमूल बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग। मतलब इसका मान आ गया आपके पास में वर्गमूल बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग। बस कास थीटा क्या होता है, आधार, आधार क्या है आपके पास में, बी का वर्ग ऋण ए का वर्ग बटे कर्ण, कर्ण क्या है, बी ए। ऐसा कहाँ पर दिया है, तो ये यहाँ पर दिया है। बस ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है ना, थोड़ा सा हमने फास्ट किया है। फास्ट इसलिए किया कि भाई हम ये मान रहे हैं कि आपने साल भर कुछ ना कुछ तो पढ़ा है, तो ये इतनी इस लेवल पर समझ में आ रही होगी बातें। ठीक है ना, अदरवाइज अपन जब कोर्स करते हैं तो और ज़्यादा डिटेल में और बढ़िया आराम से उसको पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए अब ये हो गया अपना ये वाला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, 43 क्वेश्चन 43, बहुत बढ़िया प्रश्न है 43। ठीक है, 43 क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया है। देखिए क्या बोला है 43 में, ध्यान से समझना पहले प्रश्न को। ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है भैया, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, नाम भी दे देता हूं मैं, ए बी सी, ए बी सी। इसका नाम सी इसलिए मैंने दिया क्योंकि आपको बोला कोण सी बराबर से कितना है, 90 अंश है। देखिए इसका नाम सी दे दिया मैंने। तो काश ए धन बी बताइए, काश ए धन बी बताइए इसका मान कितना होगा। मुझे एक बात बताओ कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता कि नहीं होता, होता है ना। अगर ये 90 अंश है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योगफल कितना होगा, 90 अंश होगा। मतलब कोण ए और कोण बी का मान कितना होगा, 90 अंश होगा कि नहीं होगा। नहीं आई बात समझ में, अरे बड़ा सिंपल सा काम है यार। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, इस कोण का और इस कोण का और इस कोण का योगफल 180 अंश होता है। अगर ये वाला कोण 90 अंश का है तो बाकी का कितना, ये दोनों कोणों का योगफल कितना है, 90 अंश है। 90 और 90 180 बस। और काश 90 अंश का मान कितना होता है, 0। काश 90 अंश का मान कितना होता है, 0। देखिए कितना आसानी से बना क्वेश्चन, इतना भी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर रहे हैं। तो भाई समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 अंश का है, का योगफल 90 अंश होगा, तो काश 90 अंश का मान 0 अंश, तो 0 हमने लगा दिया। तो इतना भी हल करने की हमें आवश्यकता नहीं होती है। चलिए अगला प्रश्न, ये वाला प्रश्न एनसीईआरटी में दिया हुआ है, डायरेक्ट और यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पूछा है ना। देखिए कोसेक थीटा ऋण कॉट थीटा इसका वर्ग है। ठीक है, क्या किया जाए, इसको हल करना है, हमें समझ में नहीं आ रहा तो मैंने क्या बताया था, बिल्कुल त्रिकोणमिति का आसान तरीका कि भाई जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसको साइन और कास में बदल दो बस। कोसेक को साइन में बदला जाता तो क्या होता है, 1/sin थीटा, और काट को कास थीटा बटे साइन थीटा होता है, और पूरे का वर्ग है तो पूरे का वर्ग लगा दिया। देखिए मैंने क्या किया, कोसेक को 1/sin और काट को कास बटे साइन, मैंने इससे पहले लिखे थे यहाँ पर सूत्र, वही है। देखना अंदर अंदर, देखिए यहाँ पर एक जैसा है तो लघुत्तम उतना ही आएगा, ऊपर जैसे के वैसे लिख दिया जाता अगर नीचे एक जैसा है तो, और इसका वर्ग। अब देखिए 1 ऋण कास थीटा का वर्ग हो गया, और यहाँ पर क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वर्ग, इसका भी वर्ग और इसका भी वर्ग। 1 ऋण कास थीटा का वर्ग बटे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 ऋण कास थीटा होता है, होता है कि नहीं, 1 ऋण कास थीटा, बस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा होता है। देखिए ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग का एक सूत्र होता है, ए ऋण बी और ए धन बी, ये सूत्र होता है।
इससे ए कैंसिल हो गया, इसकी घात, तो क्या बचा, 1 ऋण कास थीटा बटे 1 धन कास थीटा। ये हो जाएगा इसका फाइनल उत्तर। बस हो गया भाई। यहां पर क्या है, ए का वर्ग ऋण बी का वर्ग, तो क्या होता है ए ऋण बी और ये धन बी, ए की जगह 1 है और बी की जगह कास थीटा है, तो ऐसा हो गया। एक कैंसिल हो गया, तो आपके पास इतना बचा। चलिए ठीक है, अब 45 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न दिया हुआ है। देखिए ध्यान देना इधर, हाँ ध्यान देना इधर। क्या बोला है, कास 60 अंश और कास 30 अंश, ऋण साइन 60 अंश और साइन 30 अंश। सबके मान रख दो, जो टेबल मालूम है ना वो टेबल से मान रख दो। कास 60 अंश का मान क्या होता है, 1/2। कास 30 अंश का मान क्या होता है, वर्गमूल 3/2। ऋण साइन 60 अंश का मान मालूम होना चाहिए हमें, √3/2। और साइन 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। अरे ये वाला और ये वाला एक जैसे ही तो है, दोनों तो एक जैसे ही है। और जब एक जैसे है तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। भाई इसमें से इसको घटाया तो कुछ नहीं बचा, मतलब शून्य बचा, एक जैसा ही तो है दोनों। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ये हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, इसको बड़ा कर रहा हूं मैं। एक मीनार से ध्यान देना इधर, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या मीनार की ऊंचाई होगी, जो भी पूछा है कोई बात नहीं। भाई मीनार जमीन पर है तो खड़ा ही तो होगा, ऐसा प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन आपको ऐसा मानना होता है कि भाई कोई भी जमीन पर खड़ी चीज़ है तो जमीन के साथ में 90 अंश का ही कोण बनाते हुए खड़ी रहेगी। ये जमीन है ये वाली, और ये क्या है, मीनार है। ये कोई पेड़ खड़ा है या भवन खड़ा है या मीनार खड़ा है या ऐसा खंबा खड़ा है, तो ये जमीन के साथ में 90 अंश का ही कोण बनाती है, ये फिक्स है। ठीक है ना, प्रश्न में नहीं भी दिया तो आपको मानना है। देखना, एक मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, अब यहां से 100 मीटर की दूरी पर स्थित, ये हो गया 100 मीटर, ये कोई बिंदु है। मीनार का उन्नयन कोण 60 अंश है, यहां से क्या है, 60 अंश है, ये 60 अंश है इस बिंदु से। ऐसा प्रश्न में बोला है ना, एक मीनार है, मीनार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, यहां से अगर मीनार की चोटी को अगर देखते हैं तो 60 अंश का कोण बनता है। ठीक है, बनने दो। तो सिंपल सी बात है कि मीनार क्या हो गई, ए बी हो गई और ये सी हो गया। मुझे एक बात बताओ कि थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और 90 और थीटा के बीच की भुजा क्या होती है, आधार होती है, और ये क्या होती है, कर्ण होती है। ऊंचाई दूरी का प्रश्न है ये, इसमें बिल्कुल दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। आपसे इसका मान पूछा है, इसका मान पूछा है, मीनार की ऊंचाई बताइए, और इसका मान दिया है। जब लंब पूछा है और आधार दिया है, या आधार पूछा है लंब दिया है, तो टेन थीटा लगा दो आप, टेन थीटा का ही सूत्र लगेगा। लंब यानी कि ए बी बटे 100, टेन 60 अंश का मान क्या होता है, √3, बराबर से क्या होगा, ए बी बटे 100, और 100 का तिरछा गुना होगा तो 100 वर्गमूल 3 बराबर से ए बी। बस यही तो पूछा है आपको, ए बी का ही तो मान पूछा है, तो क्या हो जाएगा, 100 वर्गमूल 3 हो जाएगा। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, बात समझ में आ गई। अब देखिए अगला प्रश्न 47 नंबर का, बहुत बढ़िया प्रश्न है। देखिए इसको बड़ा कर देता हूं मैं। भाई कोई भी त्रिभुज है, त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आता तो समकोण त्रिभुज ही होता है, ये याद रखना। एक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है, बनाने की भी जरूरत नहीं है वैसे। देखिए यहां पर क्या बोला, साइन अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा, जबकि अल्फा का मान और बीटा का मान क्या है, 45 अंश है।
तो देखिए ना, साइन अल्फा का मान 45 अंश धन 45 अंश, तो साइन 90 अंश, 45 और 45 कितना होगा, 90 हो जाएगा। और साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। बस डायरेक्ट सूत्र मालूम होना चाहिए, त्रिभुज भी बनाने की जरूरत नहीं। यहाँ अल्फा का मान 45 अंश और बीटा का मान 45 अंश दिया, तो मैंने अल्फा और बीटा का मान रख दिया, तो कितना हो गया 45 45, दोनों को जोड़ा तो 90, और साइन 90 अंश का मान 1 होता है। बस हो गया काम। अब 48 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम, इसको बड़ा कर देता हूं मैं पहले। हाँ देखिए क्या बोला है, यदि वर्गमूल 2 बराबरी से 2 साइन ए है, तो ये का मान बताइए भैया। वर्गमूल 2 बराबरी से 2 साइन ए। याद रखो, कभी भी कोई गुने वाली संख्या अगर उधर जाती है तो बटे में आ जाती है, तो वर्गमूल 2/2 बराबर से साइन ए। देखिए वर्गमूल 2 लिखा है ना ऊपर, जो 2 है उसको वर्गमूल 2 गुणित वर्गमूल 2 लिख सकते हैं हम, क्योंकि आपको मालूम है ना कि वर्गमूल 2 गुणित 2 बराबर से 2 होता है। होता ही नहीं होता? अरे इसको 2 बार वर्गमूल में लिख सकते हैं, 1 बार 2 बार, अलग अलग भी लिख सकते हैं। ऐसा बराबर से कितना हो गया, साइन ए। अब सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों लिखा, ताकि इससे ये कैंसिल हो जाए, तो 1/वर्गमूल 2 आ गया। मुझे एक बात बताओ कि 1/वर्गमूल 2 किसका मान होता है साइन में? इधर साइन है इसलिए साइन में बताओ। तो आप बोलेंगे कि साइन 45 अंश का मान 1/वर्गमूल 2 होता है। तो फिर ए का मान कितना हुआ, ए का मान 45 अंश हो गया। तो कहा गया 45 अंश, ये है 45 अंश हो गया। बस ठीक है। अब अगला प्रश्न कौन सा हो गया, 48 हो गया। अब 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं हम। देखिए बड़ा कर दिया मैंने ताकि आपको अच्छे से दिखे वो, ठीक है। हाँ अब ध्यान देना इधर, 10 26 अंश, ये इसका कॉन्सेप्ट समझना बड़ा आसान काम है। 10 26 अंश, बहुत सारे प्रश्न हल होते हैं इससे। cot 64 अंश, इसका मान ज्ञात कीजिए। हमेशा जब आपको 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इनको छोड़कर कोई भी कोण दिया हुआ है, तो हमेशा याद रखो कि दोनों का योगफल 90 हो रहा कि नहीं हो रहा, ये देख लो। और हमेशा होगा, आप आजमा के देख लो। जब भी इनके अलावा कोई कोण दिए जाते हैं ना, तो उनमें जरूर 2 कोण ऐसे होते हैं कि जिनका योगफल 90 अंश होता है। देखिए जोड़ के देख लो, 70 80 90, हाँ हो गया ना 90 अंश दोनों का। तो दोनों में से जिनका योगफल 90 अंश होता है, तो दोनों में से एक को बदलो, या तो इसको बदलो या तो फिर इसको बदलो, दोनों में से किसी को बदल दो। क्या हो जाएगा, 10 26 अंश बटे cot, ये 64 को 90 ऋण 26 लिख सकते हैं हम। देखिए ना, 90 में से 26 अंश को घटाएंगे तो 64 ही तो बचेगा। और 10 26 अंश बटे cot 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। 10 26 अंश, इससे ये भाग दिया तो एक बार भाग गया, और इसका उत्तर कितना, 1 आ गया। बस ये 20 का करेक्ट आंसर है। अब देखिए क्या बोला है, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि बताइए। व्यास वाले वृत्त की परिधि बताना आपको कितनी होगी। मुझे एक बात बताओ कि व्यास क्या होता है। देखिए r बराबर से क्या होता है, त्रिज्या बराबर से क्या होता है, व्यास बटे 2 होता कि नहीं होता, होता कि नहीं होता, जल्दी बताओ। अरे ये व्यास दिया हुआ है आपको 42 सेंटीमीटर वृत्त का, तो वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधी होती कि नहीं, हाँ होती ना। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 42 बटे 2 यानी कि 21, हुआ कि नहीं हुआ, 21 सेंटीमीटर हुआ कि नहीं हुआ, हाँ हुआ। अब परिधि बताइए, तो परिधि बराबर से क्या होता है,
2 पाई आर। 2 पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 21 है, और 7 का 7, 7 तिया 21, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12 के 2 हासिल आए, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 सेंटीमीटर। 132 सेंटीमीटर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस कितना आसान काम है। पहले भाई देखिए परिधि का सूत्र क्या होता है, परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, परिधि पूछा है ना 2 पाई आर। याद रखना कि 2 और पाई का मान 22/7 होता है। आर का मान चाहिए, मतलब आपको त्रिज्या पता चाहिए, और त्रिज्या नहीं मालूम तो क्या मालूम है आपको, व्यास मालूम है। आपको मालूम है कि व्यास का अगर आधा कर दिया जाए तो त्रिज्या हो जाती है। बस हमने पहले त्रिज्या निकाल के रख दी और यहाँ पर 21 रख दिया त्रिज्या। 7 का 7 और 7 तिया 21, 3 का और 2 का और 22 का गुना किया तो 132 आ गया, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके यहाँ पर 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे बाकी के क्वेश्चन।